हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। सो चलो आज शुरू करते हैं हम पार्ट 3 ऑफ GSOC 2026 प्रपोजल गाइड। तो आज पार्ट 3 में ना हम डिस्कस करने वाले हैं प्री सबमिशन चेकलिस्ट एंड जो कॉमन मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो चलो प्री सबमिशन चेकलिस्ट को भी हम गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। ओके, एंड ये जो मैं आपको चेक बॉक्स दे रही हूँ ना, बेसिकली आप ये देखना कि आप इनमें से कोई भी चीज़ ना छोड़ो न मत, ठीक है। सो देखते हैं। सबसे पहले देखो, बात करें अगर हम कंट्रीब्यूशंस की ना, तो आपका एटलीस्ट एक ओपन या फिर एक मर्ज्ड पीआर या इशू होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, दैट आई हैव लिंक्ड टू माई contributions इन द बायोग्राफी सेक्शन विद द फुल URL। ओके, देन आप ये भी लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन में कि आई हैव इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी चैनल एंड देन आप डिस्कोर्स, ज़्यूलिप या गिटर का कोई लिंक दे देना। ओके, देन आई हैव had at least one interaction with my mentor before submitting। तो contributions की ये जो सारी चेकलिस्ट है ना, आप ध्यान रखना कि आप इसको टिक कर लें जिससे कि आप पीछे ना रह जाएं बेसिकली। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट एंड द टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एब्स्ट्रैक्ट में ना आपके होने चाहिए 150 से 200 वर्ड्स तक। एंड आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है ना वो कम से इन चार चीज़ों को ना आंसर करना चाहिए। तो उसमें पहली चीज़ जो है वो है प्रॉब्लम। ठीक है, आपका जो प्रपोजल है वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। देन उसमें आपका सोल्यूशन होना चाहिए। ओके, आपका प्रॉब्लम था तो इसका अब आपके पास सोल्यूशन क्या है। देन उसके बाद आपकी अप्रोच क्या थी। एंड देन आपके इस प्रपोजल से जो भी आपका प्रोजेक्ट है उससे बेनिफिट क्या होगा। देन अगर हम बात करें टेक्निकल आर्किटेक्चर की, तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि माई टेक्निकल आर्किटेक्चर नेम। देन आप स्पेसिफिक फाइल का नेम लिख दो, फिर फंक्शन लिख दो फ्रॉम द एक्चुअल कोड बेस। ओके, देन उसके बाद आप एक छोटा सा कोड स्निपेट भी अटैच कर देना जिसमें कि आपका प्रपोज जो API है और जो डेटा फ्लो है वो चीज़ शो हो। ओके, देन उसके बाद आपके जो एटलीस्ट आपके जो प्रपोजल में जो दो टेक्निकल रिस्क हैं एंड उसकी आपने मिटिगेशन कैसे करी वो चीज़ भी उसमें लिख देना कि आई हैव आइडेंटिफाइड एटलीस्ट 2 टेक्निकल रिस्क लिख देना उसमें और मिटिगेशन लिख देना। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइमलाइन की। देखो, हर वीक का ना एक स्पेसिफिक टेस्टेबल डिलीवरेबल होता है जो कि आपके टास्क डिस्क्रिप्शन एकदम वैलिड होना चाहिए और कोई वेग नहीं होना चाहिए। ओके, देन आपके जो वीक 10 है ना, जो जिसको हम बफर वीक भी बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है ना कि आपको बेसिकली अगर आप मतलब जैसे कि अगर आप बफर वीक को यूटिलाइज़ कर रहे हो तो आप उसमें जस्टिफाई करना है कि आप उसमें क्या क्या करोगे। ठीक है, एंड अगर आप बफर वीक को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो कि वीक 10 मतलब आप अपना अगर जो प्रोजेक्ट है आप अपने प्रपोजल में लिख रहे हो कि ठीक है मैं वीक 9 तक ही कंप्लीट कर दूंगा, तो उसमें आप लिखना क्लियरली, इसमें जस्टिफाई करना कि क्यों आपको वो वीक 10 नहीं चाहिए एज अ बफर वीक। ओके, देन उसके बाद जो आपकी कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड है उसमें एक कुछ आपके एक्शंस होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने सिर्फ कोड बेस रीड किया, आपके कुछ एक्शंस होने चाहिए। मतलब आप जैसे जो मिंटर है उसको रीच आउट करो, देन अपने नेटवर्क्स बढ़ाओ। ओके, देन आपका जो टाइमलाइन अकाउंट है, ठीक है, कोई भी अगर एग्ज़ाम है या फिर कोई ट्रैवल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको भी आप अच्छे से वहीं पे मेंशन कर देना। ठीक है, देन बात करते हैं डिलीवरेबल्स की, तो आपको एक क्लियरली सेपरेट डिलीवरेबल देना होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड एंड स्ट्रेच डिलीवरेबल देना होगा जो कि क्लियरली सेपरेट होगा। ठीक है, एंड आपके जितने भी डिलीवरेबल्स होंगे ना, यानी कि आपका टेस्ट कवरेज और डॉक्यूमेंटेशन सभी देना होगा। ठीक है, कुछ भी छोड़ना मत। देन आप अगर आपका कुछ भी डिलीवरेबल जो भी है अचीवेबल नहीं है 12 वीक में, तो उसमें ना आप क्लियरली लिख देना कि ठीक है, आप वही वही बात कि आपको ना मतलब उसे उतना ही लिखना है जितना आप उसमें अचीव कर सको। ओके, मतलब आपको कोई वेग प्रोमिसेस नहीं करने हैं। ठीक है, जो भी आपको कोई ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, जितना आप कर सकते हो उस गिवन टाइमलाइन में आपको बस वही वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, देन उसमें जो आप बायोग्राफी लिखोगे ना, देखो उसमें क्या लिखना है। देखो, तो सिर्फ बुलेट पॉइंट मत लिखना स्किल्स के, एक प्रोज में लिखना अपनी बायोग्राफी। ओके, देन हर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जो भी आप क्लेम करो ना, हाँ ठीक है आपने बोल दिया कि मैंने ये सब बनाया, बट उसमें जो आपका गिटहब लिंक है या फिर डिप्लॉयड URL है, कोई भी किसी भी टाइप का लिंक है, वो ज़रूर मेंशन करना। बिकॉज ऐसे तो कोई भी बोल सकता है कि हाँ मैंने ये भी बना दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, बट आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लिंक ज़रूर प्रोवाइड करना। कोई भी मतलब जैसे आपने कुछ भी अगर बनाया है तो उसका डिप्लॉयड URL का लिंक या फिर गिटहब का लिंक। ठीक है, देन उसके बाद आपकी
जो वीकली अवेलेबिलिटी है उसको आप आवर्स में स्टेट करना, ठीक है, कि आप इतने आवर्स के लिए अवेलेबल हो, ठीक है, दिन में नहीं आवर्स में आपको स्टेट करना है आपकी वीकली अवेलेबिलिटी क्या है। ओके, देन उसके बाद आप अपना टाइम जोन जरूर वहाँ पे लिख देना, ठीक है, या फिर अगर कोई शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो वो भी वहाँ पे मेंशन कर देना। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है जीसॉक रिजेक्शन रीजंस, क्यों लोगों के रिजेक्शंस होते हैं, ऐसी 10 कॉमन हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, ये जो पैटर्न है ना कंसिस्टेंटली ये मेंटर की फीडबैक से ही आए हैं अक्रॉस द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने पैटर्न्स लिखे हैं ना, ये अलग अलग मेंटर की फीडबैक से ही आए हैं। ओके, सो सबसे पहला है नो प्रायर कंट्रीब्यूशन, आपने कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, ये नंबर 1 रीज़न होता है। ओके, देखो जो मेंटर्स होते हैं ना वो उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिन्होंने मतलब कुछ फेमिलियर सा कॉन्ट्रीब्यूशन किया होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या उस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर एटलीस्ट एक पुल रिक्वेस्ट करी होती है बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, देन उसके बाद आपको कोई वेग टाइमलाइन नहीं लिखनी है, ये मैं बार बार बोलती हूँ। ठीक है, जैसे कि वीक 3 है कि आप आप वीक 3 पे बैकएंड पे वर्क करोगे, अब इससे मेंटर को कुछ भी नहीं पता चला, आप प्रॉपर टाइमलाइन में वो सब कुछ मेंशन करो, आप स्पेसिफिक फंक्शन को मेंशन करो या फिर टेस्ट केस है उसको मेंशन करो कि हाँ आप वीक 3 में ये सब करने वाले हो। ओके, देन उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को कॉपी मत कर देना। ठीक है, जो आपका आइडिया पेज है, ठीक है, पैराफ्रेज करना उसे वर्ड फॉर वर्ड सिग्नल्स का, एंड यू हैव नॉट थॉट इंडिपेंडेंटली अबाउट द प्रॉब्लम। ये मेंटर को ये शो करता है कि अगर आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन आइडिया पे से, तो मेंटर को लगेगा इसने तो खुद से कुछ सोचा ही नहीं है प्रॉब्लम के बारे में, इसने तो जस्ट कॉपी किया है देन पेस्ट कर दिया, तो ये मत करना। ओके, देन उसके बाद आपने कोई कम्युनिटी इंटरेक्शन की नहीं की, अब आप इंट्रोवर्ट हो बट ये सब तो मेंटर नहीं सुनेगा ना, तो आपको कम्युनिटी में इंटरेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो प्रपोजल आते हैं ना एप्लीकेंट से, वो कभी भी फोरम्स या डिस्कॉर्ड में नहीं आते हैं। ठीक है, वो डीप्रायोरिटाइज कर दिए जाते हैं, इवन इफ उनकी अगर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो ना, फिर भी अगर अगर एक होता है ना थोड़ा सा मतलब ऐसे कॉन्वो हो जाती है तो बेटर रहता है, मतलब अपने इंटर थोड़ा सा फेमिलियर हो जाता है, तो आप कम्युनिटी में ज़रूर इंटरेक्ट करना। ठीक है, देन आता है 5th नंबर पे अनरियलिस्टिक स्कोप। देखो आप पूरी जो लाइब्रेरी है ना उसको रीराइट करने का प्रॉमिस नहीं कर सकते हो 12 वीक्स में, एंड आई थिंक नोबडी कैन राइट दैट द इंटायर लाइब्रेरी इन 12 वीक्स। ओके, सो मेंटर क्या प्रेफर करते हैं कि आप एक स्कोप एक कंप्लीट फीचर दो टू एन अनफिनिश्ड एम्बिशियस वन। देन 6th आता है जेनेरिक बायोग्राफी। अब देखो ये भी लोग करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं कि आई एम पैशनेट अबाउट ओपन सोर्स एंड लव पाइथन। क्या मतलब है बच्चों, तुम नहीं ना, हर एप्लीकेंट ऑलमोस्ट यही लिखता है, तो आप अपना ना सिर्फ बताओ मत, प्रूफ दो लिंक का, जैसा कि मैंने आप तो ऊपर भी कहा था कि अपने गिटहब का, ये यहाँ पे कहा था मैंने कि आपको अपने गिटहब का लिंक देना है। ठीक है, कोई भी डिप्लॉयड यूआरएल उसको लिंक देना है, सिर्फ एक जेनरिक बायोग्राफी नहीं देनी है कि हाँ ठीक है मुझे पाइथन पसंद है मैं पैशनेट हूँ, ये सब नहीं चलेगा। ओके, देन उसके बाद मिसिंग रिस्क सेक्शन, आप अपना टेक्निकल चैलेंज सिग्नल जो है आप वहाँ पे नहीं बता रहे हो कि देखो मेंटर को रिस्क पता है बट वो चाहते हैं कि आप उन्हें सामने से बताओ कि आप क्या रिस्क है, क्या आपने मिटिगेशन किया, वो सब। ठीक है, देन नो मेंटर कॉन्टैक्ट बिफोर सबमिशन, ये आपका 8 पॉइंट। देखो मेंटर को आप पब्लिक चैनल पे रीच आउट करो सबमिट करने से पहले, मेंटर जो कि आपको रिकॉग्नाइज करेंगे आपके नाम से, वो या मोर चांसेस कि वो आपका प्रपोजल सेलेक्ट करें, क्योंकि वो आपको जानते हैं इनडायरेक्टली ही सही बट वो आपको जानते हैं। देन आप सबसे बड़ी बात, कुछ लोग सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, फॉर्मेटिंग ही ढंग से नहीं होते, तो मेंटर जो है ना बहुत सारे प्रपोजल्स को देखते हैं, बट अगर आपकी आपने अगर सही से हेडिंग नहीं यूज़ करी होगी, छोटे पैराग्राफ यूज़ करे होंगे, टेबल्स यूज़ करी होगी, एंड विजुअली अगर आपका क्लियर प्रपोजल होगा ना तो मेंटर को लगेगा कि हाँ भाई ये दिखने में अच्छा लग रहा है, इसको पढ़ के देखते हैं एक बार। ठीक है, सो फॉर्मेटिंग इज द फर्स्ट थिंग द मेंटर सी, देन सबमिटिंग इन द लास्ट टाइम, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जीसॉक जो होता है ना एडिट अलाउ करता है डेडलाइन तक, तो आप पहले सबमिट कर दो उसके बाद एडिट करते रहो, उसमें मेंटर के साथ शेयर करो, फीडबैक लो, रिवाइज करो, बट लास्ट मिनट सबमिशन मत करो। ओके, क्योंकि आपका उससे वही है ना रिव्यू नहीं हो पाता है। सो गुड लक एंड योर प्रपोजल is your first open source contribution to GSOC, so make it count. So this was all for the part 3 and the I think the last part of the proposal guide, and I hope you guys like this short series of of the GSOC 2026 proposal. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो just like this video, subscribe my channel and do not forget to hype my video. Till then take care, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही और भी एक्साइटिंग टॉपिक्स में। Till then bye bye.